अगर तंतु है उससे वस्त्र तक की यात्रा किस तरीके से है। जैसे हमारे पास में ये तंतु है, अब ये तंतु कहाँ से आता है। पहली बात तो ये हमें यानी पेड़ पौधों से आता है या कोई और स्रोत है इसका जिससे तंतु आता है। फिर तंतु है आपस में जुड़कर फिर कपड़े को सिल करके हम क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो तंतु से वस्त्र तक की यात्रा यहाँ पर बताई गई है। जैसे क्या बताया गया है कि एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता यानी कि विज्ञान के प्रश्न उत्तरों की एक प्रतियोगिता है। उसमें यहाँ पर एक लड़की है और एक लड़का है, यानी पहेली और बूझो, ये स्कूल में प्रतियोगिता जीतते हैं। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो खुश राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का उन्होंने निश्चय किया। तो जो उनको प्रतियोगिता में राशि मिली थी, जो उनको पैसे मिले थे, उनसे वो कपड़े खरीदना चाहते हैं अपने माता पिता के लिए। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देख करके उलझन में पड़ गए, यानी कि उलझन में फंस गए। जब वो कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी वो विविधता देखते हैं। वहां पर बहुत सारी विविधता कैसे देखते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के कपड़े बता रखे थे, वहां पर अलग अलग तरह के रंग बता रखे थे। जैसे कि ये कपड़े की दुकान है, अब यहाँ पर इतने सारे कपड़े देख करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या सोचने लग जाते हैं कि इतने सारे कपड़ों में से हम कौन सा कपड़ा खरीदें। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये इतने सारे कपड़े आते कहाँ से हैं, कैसे इनके रंग अलग अलग हैं, कैसे इनकी इतनी वैरायटी है, कैसे इनके अंदर इतनी ज़्यादा विविधता है। विविधता मतलब कि अलग अलग किस तरीके से ये हैं। तो इनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। तो उसी के आधार पर ये पाठ बनाया गया है कि तंतु से वज्र तक की यात्रा क्या है। तो दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र हैं वो सूती हैं, यानी कि सूती कपड़े हैं, और कुछ है यहाँ पर संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम है, जो सूती कपड़ों को या फिर और कपड़ों को मिला करके बनाए गए हैं। तो ऐसे कपड़े जो हम बनाते हैं और चीज़ों को मिला करके वो कृत्रिम कपड़े कहलाते हैं। कुछ कपड़े सूती हैं जो डायरेक्ट धागों से मिलते हैं हमें, वो सूती कपड़े कहलाते हैं, यानी कि तंतु से कपड़े बनते हैं। उसके पास में ऊनी मफलर भी था, शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशम साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, यानी कि अत्यधिक सोच रहे थे वो, महसूस कर रहे थे, खुशी महसूस कर रहे थे कि हमें क्या खरीदना चाहिए। हम ऊनी मफलर खरीदें या हम शॉल खरीदें या हम सूती कपड़े खरीदें या कपड़े खरीदें। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसे हम सूती कपड़े को स्पर्श करते हैं तो अलग महसूस होता है, अगर हम कृत्रिम कपड़े को महसूस करते हैं तो अलग महसूस हमें होता है। यानी कि कृत्रिम कपड़े को जब हम स्पर्श करेंगे तो अलग चीज़ हमें महसूस होती है। तो अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी यहाँ पर खरीदी। तो जैसे हम ऊनी मफलर को जब स्पर्श करते हैं तो अलग हमें फीलिंग आती है, अलग हम महसूस करते हैं। तो हम कपड़े को छू करके ये बता सकते हैं किस तरीके का कपड़ा है। कपड़ा सूनी है या कृत्रिम है या सिल्क है या ऊनी मफलर है या कोई साड़ी है, तो उसका कपड़ा भी हम बता सकते हैं। तो कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। तो वो अब यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कपड़ों को किस तरीके से पहचाना जाए। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, जो बिस्तर पर बिछाने की चादर होती है, उसको हम कहते हैं बेडशीट, यानी बेड पर बिछाई जाने वाली शीट, तो वो कहलाएगी यहाँ पर बेडशीट। बेडशीट के बारे में उन्होंने देखा। कंबल किस तरीके का है, जो घरों में पड़ते। मेजपोश, मेजपोश एक तरीके से हो सकता है जो पैरों में हम क्या है जूते के नीचे पहनते हैं मोजे, उनको मेजपोश बोला जाता है। तौलिए, तौलिए और झाड़न, झाड़न के जो कपड़े होते हैं, डस्टर टाइप में, डस्टर में जो कपड़े उपयोग इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी के भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यानी कि कंबल अलग कपड़े से बना है, पर्दा है उसके अंदर अलग कपड़ा है, तौलिया है उसके अंदर अलग कपड़ा है। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते भी अलग कपड़े के हैं। बोरे में भी किस प्रकार के वस्त्र से बने हैं, यानी कि बोरे के अंदर अलग तरह का वस्त्र काम में लिया गया है। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, यानी कुछ कपड़ों की सूती के रूप में पहचान की, कुछ कपड़ों की ऊनी, यानी कि कुछ कपड़ों की पहचान यहाँ पर ऊनी के रूप में की गई, कुछ कपड़ों की पहचान यहाँ पर रेशमी के रूप में की गई, कुछ कपड़ों की पहचान यहाँ पर संश्लिष्ट यानी कृत्रिम के रूप में की गई। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ को पहचान सकते हैं? आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप कपड़े को छू करके या स्पर्श करके
ये बता सकते हैं कि कपड़ा सूती है, रेशमी है या फिर कृत्रिम है। तो ये वस्त्रों में विविधता के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ये क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप यानी जो आपको करना है, क्या है? आपके पास किसी दर्जी की दुकान का आपको भ्रमण करना है। सिलाई के बाद जो कपड़े बचे हैं, छोटे-छोटे कतरन बचती है, उनको आपको एकत्रित करना है। कपड़ों की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसको महसूस करना है कि किस तरीके का फ़ील होता है। जैसे सूती कपड़े में किस तरीके का महसूस होता है सूती कपड़ा, और जो हमारा ऊनी कपड़ा है किस तरीके का महसूस होता है, रेशमी कपड़ा है उसको वो किस तरीके का महसूस होता है। दर्जी की सहायता से आप पूछ करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कपड़ा सूती है, कौन सा कपड़ा रेशमी है, कौन सा कपड़ा ऊनी है। संश्लिष्ट के लेबल को भी लगाने का यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। यानी अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप दर्जी से ये बात पूछ सकते हैं। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं यानी आप इसे ध्यान से देखेंगे कि आपने यहाँ पर क्या देखा है। जैसे ये कपड़े गौर से देखते हैं तो यहाँ पर एक कपड़ा इस तरीके से गुथा रहता है। ऐसे कपड़े यहाँ पर लंबे-लंबे होंगे और ये कपड़े में इस तरीके के आता है तो ये कपड़ा बन जाता है। यानी कि बहुत ही गहरा इस तरीके से ये कपड़ा बन जाएगा। तो ये क्या ले लेगा? कपड़े का रूप यहाँ पर ले लेता है। अब नेक्स्ट हम देखें जैसे क्रियाकलाप दूसरा हमें करना है। पहला क्रियाकलाप तो होगा दर्जी के पास में जाकर कपड़ों का हम पता लगा सकते हैं कौन से कपड़े कैसे महसूस किए जाते हैं, कौन से कपड़े का कैसे पता लगता है। दूसरी जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 के लेवल में सुना है, यानी कि इसके एक सिरे को कोई ढीला धागा है वो आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे कि कोई कपड़ा का धागा निकाल लेते हैं बाहर की साइड, तो इस कपड़े का एक-एक धागा करके अलग-अलग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कपड़े का इधर वाले धागे हम अलग-अलग से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे धागे, यानी धागों से मिलकर कपड़ा बना होता है। धागे एक कपड़े के अंदर गुथे हुए होते हैं। यहाँ पर कोई ढीला धागा हमने निकाल लिया है, जैसे ये कपड़ा दिखा रखा है यहाँ पर। कपड़े से एक धागा इस तरीके से निकाला है, तो ऐसे बहुत सारे धागे हम कपड़े से निकाल लेंगे। तो कपड़े से कोई तागा या तंतु हम खींच सकते हैं। तागा खींचने न दें तो पेन या सुई की सहायता से भी हम एक धागा है धीरे-धीरे खींच सकते हैं। अगर हाथ से पकड़ में नहीं आ रहा है, तो पेन या सुई की सहायता से भी हम एक धागा निकाल करके फिर खींच सकते हैं। हम देखते हैं कि तागों का एक साथ व्यवस्थित रहने पर क्या बन जाते हैं? वस्त्र बन जाते हैं। ये तागे किससे बनते हैं? अब तागे किससे बनेंगे? तंतुओं से बनेंगे। तो बात आ जाती है यहाँ पर तंतु की। तो तंतु के क्रियाकलाप यहाँ पर दिखाया गया क्रियाकलाप तीसरा। क्रियाकलाप तीसरे में क्या होगा? किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा हमें बाहर निकालना है। पहला धागा हमने बाहर निकाल लिया। अब इस धागे के टुकड़े को मेज पर हमें रखना है। तो धागे के टुकड़े को किस पर रख दिया है? मेज पर रख दिया है। तो पतले तंतुओं में इसको तोड़ना है धागे के टुकड़े को, तो मेज पर रख दिया है। और इस धागे के टुकड़े को इस धागे के टुकड़े को एक सिरे से आपको अंगूठे से दबाना है और धागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश उसमें नाखून से खरोंचना है। यानी एक धागा लेंगे, धागे को नाखून से खरोंचेंगे। अगर नाखून हमारे पास में नहीं है तो हम क्या है कोई सुई या नुकीली चीज़ से भी इसको खरोंचने की कोशिश करते हैं, तो इसमें से छोटे-छोटे तंतु हमें बाहर निकलते दिखाई देंगे। तो इसका मतलब जो धागा है वो किससे बना होता है? तंतुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर पतली-पतली लड़ियों में ये जो धागा है वो विखंडित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, अलग-अलग हो जाएगा। तो ये पतली-पतली लड़ियाँ क्या कहलाएँगी? तंतु हमारी कहलाती हैं। तो ये हमारे तंतु तक की स्टोरी पहुँच जाएँगी। तो सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार धागे का एक सिरा बहुत पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तो धागे की ये दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियाँ हैं या अधिक पतली लड़ियाँ हैं, इनसे मिलकर बनी होती है, उसे हम तंतु कहते हैं। जैसे हम कोई सुई है, जैसे सुई हमारे पास में इस तरीके से सुई का सिरा होता है। इस सुई में अगर हम धागा घुसाते हैं, तो कई बार ये धागे का आगे का जो हिस्सा है, वो ऐसे छोटे-छोटे धागों में टूट जाता है। तो इस छोटे-छोटे धागों में टूट जाता है
तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार मुंह में लेकर के इसको जो छोटे छोटे तंतु हैं उनको एक साइड कर देते हैं, यानी एक तरफ कर देते हैं, और फिर इसको दोबारा से सुई में घुसाते हैं तो ये आसानी से घुस जाता है। इसका मतलब ये छोटे छोटे हिस्सों में जो टूटता है धागा, ये क्या कहलाते हैं, हमारे तंतु कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि या अधिक पतली लड़ियां भी मिलकर जो बनती हैं वो क्या कहलाते हैं, तंतु कहते हैं। वस्त्र धागों से मिलकर बना होता है, और धागा है या फिर तागा है, तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। और अब बात करते हैं ये तंतु हमारे पास में कहाँ से आते हैं। तो जैसे कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी या ऊनी के तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो जो सूती कपड़ा बनता है या जूट का कपड़ा बनता है या रेशमी का जो कपड़ा बनता है या ऊनी का जो कपड़ा बनता है, ये कहाँ से मिलता है हमें, या तो जंतुओं से मिलता है या पादप से मिलता है। जैसे कि रेशम है, रेशम का धागा जंतु से मिलता है, यानी कि एक क्या होता है, एक कीट होता है रेशम कीट, वहां से हमें रेशम का धागा मिलता है। ऊन हमें कहाँ से मिलती है, बालों से मिलती है, यानी कि भेड़की बालों से ऊन मिल जाएगी। जूट है और सूती है, ये पादप से मिल जाएगा। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक तंतु हमेले कहलाते हैं। यानी कि ये प्राकृतिक तंतु के उदाहरण हैं सूती, जूट, रेशमी और ऊन। रुई और जूट है, जूट को हम बोल सकते हैं पटसन भी। रुई और जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन और रेशम है, ये जंतुओं से प्राप्त होती है। ऊन भेड़ और बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है, यानी कि भेड़ और बकरी के जो बाल काट लेते हैं वहां से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। तो ऊन को हम और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, बकरी के बाल काट करके, भेड़ के बाल काट करके, खरगोश के बाल काट करके भी हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। या याक जो होता है उसके बाल काट करके भी हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। और ऊँटों के बाल काट करके भी हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है रेशमी तंतु, तो ये खींचा जाता है, यानी जो रेशम का कीट आता है, वो कीट जो लाट छोड़ता है उससे जो तंतु बनता है उसे कहते हैं रेशम कीट कोकून। तो रेशम कीट कोकून से ये रेशम हमें प्राप्त होती है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं, यानी आज से पहले या हजारों वर्षों पहले सिर्फ प्राकृतिक तंतुओं का प्रयोग करके हम कपड़े पहनते थे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, कृत्रिम कपड़े भी पहनते हैं, यानी कृत्रिम तंतुओं से भी कपड़े बनाते हैं। जैसे जो संश्लेषित रेडीमेड जो कपड़े होते हैं वो सब कैसे होते हैं, संश्लेषित तंतु से बने होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु से नहीं है, इनसे तंतुओं का निर्माण कर रहे हैं, यानी निर्माण किया जा रहा है। तो अगर हम रासायनिक पदार्थों से तंतुओं का निर्माण कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, हम बोलते हैं कि नायलॉन का कपड़ा है, यानी नायलॉन है, ये संश्लेषित तंतु का उदाहरण है। एक्रिलिक, एक्रिलिक भी यहाँ पर किसका उदाहरण है, संश्लेषित तंतु का उदाहरण है। संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ और भी यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या है, कोई भी बनियान या फिर यहाँ पर ये स्वेटर टाइप में दिखाया गया है। तो बूझों को यह दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा था। तो ये संग्रहालय में देखी थी ये वस्तु, जैसे पहले के राजा महाराजा क्या पहनते थे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके का कवच यहाँ पर पहनते थे। तो इन्हें योद्धा पहनते थे, और वह यह जानना चाहता है कि क्या ये किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। तो ये यहाँ पर जो पहनते थे योद्धा, ये किसके बने होते थे, लोहे, आयरन या ऐसी चीज़ों के बने होते थे। तो धातुओं के ये बने होते थे, और कुछ के यहाँ पर ये कपड़ों के भी बने होते थे। तो ये हमें देखना है कि ये जरूरी नहीं कि जो भी हम पहनते हैं सब तंतुओं से मिलकर बना होता है। कुछ चीज़ें हैं वो लोहे से भी बनी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं वो धातुओं से भी बनी हो सकती हैं। जैसे रामायण में लकड़ी की चप्पल दिखाई जाती है, राम जी पहनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहनने की चीजें हैं वो सारी तंतुओं से मिलकर बनी हो, क्योंकि लकड़ी के अंदर तंतु नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कुछ पादप तंतुओं की। तो पादप तंतुओं में पहला आ जाता है हमारा रुई। तो रुई हमें कहाँ से मिलती है, पादपों से रुई मिलती है। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं, तो तेल के
लैंपों के लिए जो बत्तियां बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? हम रुई से बनाते हैं। तो रुई का उपयोग हम गद्दों में भी करते हैं, रजाइयों के अंदर भी रुई भरी जाती है, तकिए में भी हम रुई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तकिए के अंदर भी रुई भरी जाती है। इसे खींचकर पृथक कीजिए, यानी खींचकर रुई को हमें अलग अलग करना है। इसके किनारों को फिर ध्यान से देखना है, रुई के किनारे को हम ध्यान से देखेंगे। आपने क्या प्रेक्षण किया, आपने क्या देखा? ये छोटी छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे रुई को हम खींचते हैं तो छोटी छोटी पतली लड़ियां वहां पर दिखती हैं, यानी छोटे छोटे जो तंतु होते हैं रुई में, ये किससे बने होते हैं? कपास के तंतुओं से ये बने होते हैं। तो रुई हमें कहाँ से आती है, इसकी बात हम करें। रुई को खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली है। तो ये नहीं है कि हम कपास का पौधा कहीं भी उगा सकते हैं। कपास के पौधे ज़्यादातर और या फिर साधारणतः कहाँ पर उगाए जाते हैं? जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर कोई एरिया ऐसा है, कोई जगह ऐसी है जहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पर हम कपास उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कपास अच्छी तरीके से हो जाएगी। दूसरा, कपास के लिए क्या ज़रूरी है? उष्ण होनी चाहिए। उष्ण का मतलब जो वातावरण है वो थोड़ा बहुत सूखा सूखा सा होना चाहिए। आर्द्र जलवायु नहीं होनी चाहिए। जलवायु के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, उष्ण होनी चाहिए, यानी कि सूखी हुई होनी चाहिए। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? यानी ऐसी राजस्थान के अंदर या फिर देश के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर कपास की खेती होती है, कपास की कृषि की जाती है? उन राज्यों के हम नाम बता सकते हैं। कपास पादप के फल, कपास पादप के फल कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैसे कपास गोलक। कपास गोलक जैसे रुई का पौधा कभी देखा हो तो उसमें नींबू के माप के कपास गोलक होते हैं, और ये पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर क्या हो जाता है? खुल जाता है, यानी इस तरीके का एक वो बनता है यहाँ पर कपास गोलक, और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? खुल जाता है, और खुल करके ये इस तरीके का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? रुई हमें मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाएगा, और अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले हैं, यानी कपास बीज को हम देख सकते हैं। क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा है, यानी ले सकते हैं? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिमने ढक लिया हो। जैसे यहाँ पर कपास का खेत दिखाया गया है, तो ये कपास का खेत, जैसे ये फूल हैं, कपास गोलक पहले बंद होते हैं, फिर खुल जाते हैं, और यहाँ पर ये कपास मिल जाती है। तो ये कपास को हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो कपास यहाँ पर पूरा खेत है, सफ़ेद सफ़ेद हमें दिखाई देगा, जैसे कि बर्फ पड़ गई हो। जैसे ऐसे लगता है जैसे इसको हिम ने ढक लिया हो। हिम मानी होता है बर्फ, जैसे कि खेत में बर्फ पड़ गई हो, ऐसा लगता है जब भी हम कपास के खेत को देखते हैं। अब बात करते हैं कपास के बाद में, कपास को किस तरीके से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर साधारणतः इन कपास वालों से कपास को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि एक विधि है यहाँ पर हस्त चयन विधि। इसके द्वारा कपास से हम रुई अलग कर सकते हैं। तो इसके पश्चात कपास के बीजों को यहाँ पर कंकतन के द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कपास हम वापस से बो सकते हैं, इसलिए कपास के बीजों को कौन सी विधि से अलग करते हैं? कंकतन विधि से हम कपास से बीजों को अलग करते हैं। और इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहा जाता है, यानी कि कपास से रुई को अलग करने की जो विधि है उसे हम कपास ओटन कहते हैं, जिसमें कपास यानी रुई को और कपास के बीजों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? कंकतन विधि कहलाती है, यानी कंकतन विधि के द्वारा रुई को और कपास के बीजों को अलग किया जाता है। अब बात करें, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल कपास ओटने के लिए क्या आ गई हैं? मई हैं, और मशीनों से हम कपास को जल्दी जल्दी से ओट सकते हैं। अब बात करते हैं जूट की। जूट हमसे कहाँ से मिलती है? अब जूट है, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, यानी जूट कहाँ से प्राप्त की जाती है? कोई भी पादप होता है उसके तंतु से हमें
अगर पेड़ के नीचे यानी जमीन के अंदर जो जाती है वो क्या जाती हैं, जड़ जाती हैं। पेड़ के ऊपर यानी जड़ के ऊपर जो भाग होता है वो रहता है हमारा तना। फिर तने से यहाँ पर क्या निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं पेड़ के अंदर, यानी इस तरीके से शाखाएं निकलेंगी और शाखाओं में फिर क्या लगती हैं, पत्तियां लगती हैं। तो ये बीच वाला भाग है, ये तना होगा, यहाँ से हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है तने से। और यहाँ पर पत्तियां लगेंगी, पत्तियों में फिर बाद में डालियों पर ही यानी शाखाओं पर भी फूल और फल लगते हैं। तो भारत में इसकी खेती कब की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी जूट की खेती भारत में वर्षा ऋतु में करते हैं। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर बोया जाता है, पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर पटसन यानी जूट की खेती की जाती है पश्चिमी बंगाल में। बिहार में यहाँ पर जूट की खेती की जाती है। असम में यहाँ पर जूट की खेती की जाती है यानी जूट उगाई जाती है। अब ये हम देखें कि बिहार और असम है, ये भारत के कौन से एरिया में है। जैसे भारत का मान लो ये एरिया है, तो बिहार वाला जो एरिया है गंगा के मैदानों में पड़ेगा, यानी यहाँ पर गंगा के मैदान पड़ते हैं, तो ये बिहार वाला एरिया पड़ता है यहाँ पर, बिहार पटना के आसपास। असम पूरब की साइड यानी भारत के एकदम पूरब की साइड है वो असम पड़ेगा। यानी पूरब की साइड क्या है, वर्षा वाला एरिया ज़्यादा होगा, तो वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ पर खेती की जाती है असम, बिहार और पश्चिमी बंगाल में। और सामान्यतः पटसन पादप है, इसको पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पुष्पन अवस्था मतलब ये होता है कि जब इसके अंदर फूल आने लगते हैं, पुष्प आने लगते हैं, तभी इसको काट लिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को पुनः कुछ दिनों तक जल में डुबो करके रखते हैं। तो यहाँ पर जब इसको काट लेते हैं हम पादप को, तो ये जो तना है या पेड़ को हम किसके अंदर डुबो कर जल के को हम कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रख सकें। ऐसा करने पर तना गल जाता है और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। तो यहाँ पर तने में जब तना गल जाता है तो तने पटसन तंतुओं को हाथों के द्वारा अलग किया जाता है या पृथक किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तांगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तांगों मतलब कि यहाँ पर जो तागा होता है उसी के लिए उपयोग किया गया है। जैसे हमने वस्त्र में जो तागा निकाला था उसी के लिए यहाँ पर यूज किया गया है कि तागा को यहाँ पर बताया जाता है। जो छोटे छोटे तंतु होते हैं कपास या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं पटसन, यानी पटसन के अंदर जो छोटे छोटे तंतु होते हैं, तंतुओं को पहले तागों में बदला जाएगा, फिर तागों से हम क्या बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे या वस्त्र बनाएंगे। तो ऐसा कैसे किया जाता है, तागों से कैसे बदलते हैं, तागों में कैसे बदलेंगे पटसन को। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे रुई से तागा बनाने का तरीका यहाँ पर बताया गया है, कैसे बनाया जाएगा। ऊन से तागा किस तरीके से बनाया जाता है, बनाया गया है। और फिर इस उसी ऊन से हम क्या बना देते हैं, कोई भी स्वेटर अगर हमें बनानी है तो ऊन की स्वेटर है, वो सर्दियों में हम पहनते हैं, तो वो ऊन की सहायता से बनाई जाती है। अब सूती धागे की कताई किस तरीके से की जाती है। जैसे महात्मा गांधी जी हैं, वो चरखे का क्या है प्रमोट करने वाले व्यक्ति हैं, यानी उन्होंने चरखा ज़्यादातर यूज किया है। तो वहाँ पर सूती कपड़ा बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया था, चरखे का उपयोग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो वो यहाँ पर दिखाया गया है, यानी चरखे के द्वारा सूती कपड़ा बनाया जाता है, जोड़ दिया जाता है और उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो सूती धागे की कताई यहाँ पर बताई गई है। जैसे इसमें क्रियाकलाप बताया गया है, एक हाथ से कुछ सुई, ये क्या है, रुई है, कुछ रुई हमें पकड़नी है एक हाथ से, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी हमें भरनी है और धीरे धीरे इसे रुई से बाहर की ओर खींचना है। रेशे को लगातार ऐंठते हुए हमें बाहर की ओर खींचना है, तो क्या धागा बना सके। तो ये हमें क्रियाकलाप करके देखना है कि रुई से हम धागा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, कताई। तो ये कताई की परिभाषा हो जाएगी कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। और इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंजे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं
और ऐसा करने से रेशे क्या है, आस-पास आ जाते हैं, पास-पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति है, वो है हक़्क़ तक़वा। ये विधि का नाम है कताई के लिए, यानी कताई में इस विधि का उपयोग करते हैं। उस विधि का नाम क्या है, हक़्क़ तक़वा, यानी हाथ को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसको हम तकली भी कहते हैं। हक़्क़ तक़वा जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं, तकली भी यहाँ पर कहते हैं। तो ये विधि कहाँ पर बताई गई है, हक़्क़ तक़वा है ये विधि यहाँ पर। हक़्क़ तक़वा विधि की बात करें यहाँ पर, ये हाथ से जो बनाई जाती है वो हक़्क़ तक़वा विधि होगी और इसको हम तकलीवी कहेंगे। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है जिसको चरखा कहते हैं। तो इस चरखे को किसके द्वारा चलाया जाता है, हाथ के द्वारा चलाया जाता है। तो चरखे पिता जो है हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता यहाँ पर प्रदान की है। यानी चरखे की लोकप्रियता कब बढ़ी थी, महात्मा गांधी के समय बढ़ी थी। महात्मा गांधी कौन है, हमारे राष्ट्रपिता हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस चरखे की लोकप्रियता यहाँ पर बढ़ गई थी और यहाँ पर कताई के लिए चरखे का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने हुए तागों से बुने हुए वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने, महात्मा गांधी ने लोगों को बताया कि आपको ब्रिटेन की मिलों में जो कपड़े बन रहे हैं उनको आयात मतलब होता है खरीदना, उन कपड़ों को तुम्हें खरीदना नहीं चाहिए। बहिष्कार मतलब होता है कि मना करना, कि आपको उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए जो ब्रिटेन की मिलों में बन के आ रहे हैं। जो अंग्रेज बना करके हमें दे रहे हैं उन कपड़ों को हमें नहीं पहनना चाहिए, हमें खुद कपड़े बनाने चाहिए। और हम खुद कपड़े किसके द्वारा बना सकते हैं, हम तागों से बुने हुए वस्त्रों से हम कपड़ा बना सकते हैं और इसमें हम कताई का इस्तेमाल करेंगे। कताई किसकी मदद से करेंगे, हम चरखे की मदद से करेंगे। और खादी का प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में, तो भारत सरकार भी यहाँ पर 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग का स्थापना कब की गई थी, में कब की गई थी, यहाँ पर 1956 में भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ताकि खादी के कपड़े लोग पहन सके, खादी को प्रोत्साहन मिल सके। और बृहद पैमाने पर यानी कि बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य है कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में करते हैं। अब कताई हमारी हो गई है तो तागे कताई करके हमें क्या मिल गया है, तागा मिल गया है। अब तागे से हम वस्त्र पर आते हैं कि तागे से वस्त्र किस तरीके से बनाया जाएगा। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। पहली तो है बुनाई विधि, यानी बुनाई से हम तागे को वस्त्र बना सकते हैं। दूसरी विधि है यहाँ पर बंधाई विधि, यानी बंधाई विधि से भी हम तागे को वस्त्र बना सकते हैं। तो क्रियाकलाप सेकंड में यहाँ पर बताया गया है कि वस्त्र तागों के दो सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है ऐसे मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को, एक तागा हमने इस तरीके से लिया, एक तागा हमने इस तरीके से लिया, एक साथ इनको करते जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, बुनाई कहलाएगा। दो तागे दो सेट एक साथ इस तरीके से लेते जाते हैं और इस तरीके से हमारे कहलाता है को आपस में व्यवस्थित करके से बुनने का हम प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप में हम देखें जैसे कि भिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए, तो दो अलग अलग रंगों की हमें कागज की शीट लेनी है। दोनों को 30 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर, एक हमने जैसे कि ये तागे की शीट ले ली है, यानी एक कपड़ा ये ले लिया है हमने, ये रेड कलर में ले लिया है मान लीजिए। एक कपड़ा हम कोई और कलर में यहाँ पर ले लेंगे, जैसे ये यहाँ पर ले लेते हैं, इस कलर का कपड़ा ले लेंगे, यानी कि एक नीले कलर का कपड़ा ले लिया है। अब इसको बुनने की कोशिश करते हैं, यानी ये दो कपड़े हैं इनको बुनने की कोशिश करेंगे। तो
इस तरीके से ये बुना जाएगा, यानी कि यहाँ पर नीला कपड़ा है इस तरीके से लगा देंगे हम, और रेड कपड़ा है वो यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे हम। तो ये क्या बन जाएगा, कपड़े का मिक्स बन जाएगा, यानी कि रेड और नीला है आपस में मिल जाएगा। तो ये कपड़ा बन जाएगा, डिजाइनदार कपड़ा हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा। तो दोनों सीटों को आधा फैला देना है। तो कैसा कपड़ा हमें बनेगा, जैसे इस तरीके का जो कपड़ा बना है, ये कपड़ा हमारा लाल और अलग तरीके का कपड़ा है, दोनों को मिक्स करके हम इस तरीके से कपड़ा बना सकते हैं। तो ये कागज़ की पट्टिकाओं से बनाई गई क्या है, ये बुनाई है। तो ये हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद प्रयोग करके ये देख सकते हैं। अब बात करें, इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर के वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टिकाओं की तुलना में बहुत पतले होते हैं। तो वस्त्रों की बुनाई कहाँ पर की जाती है, करघों पर की जाती है। तो वस्त्र बुनाई का काम जिस यंत्रों पर किया जाता है उनके हम क्या कहते हैं, करघे कहते हैं। तो इसका एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे हम गाँवों के अंदर जो चारपाई बनाते हैं यानी खाट जो बनाते हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बुनाई के द्वारा ही हम यहाँ पर खाट बना पाते हैं। तो ये बुनाई की विधि है, वस्त्रों की बुनाई करती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो करघे वो होते हैं जो हम हाथ से चलाते हैं, यानी कि हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाँव में करते हैं। एक करघे वो होते हैं जो विद्युत प्रचालित होते हैं, यानी कि लाइट से चलाते जाते हैं। तो वहाँ पर भी बुनाई का काम किया जाता है। अब बात करते हैं एक विशेष प्रकार की बुनाई की। एक विशेष प्रकार की बुनाई में क्या देखें, क्या आपने कभी यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई, या बुनाई को हम बोल सकते हैं निटिंग भी बोल सकते हैं। इनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है, यानी कि एक ही तागे का यहाँ पर उपयोग किया जाता है स्वेटर को बनाने में। अगर स्वेटर का कोई कपड़ा ढीला हो गया या फिर कोई एक तागा अगर ढीला हो जाता है और उसको हम खींच देते हैं, तो स्वेटर पूरी एक साथ में क्या हो जाती है, उधड़ जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बुनाई इस्तेमाल की जाती है। तो एकल तागे का उपयोग करके वस्त्र के एक टुकड़े को बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वेटर कहते हैं। तो क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? क्या आप ऐसा करते हैं? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र पूरा के पूरा क्या हो जाता है, उधड़ जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की जो वस्तु हैं इस विधि से बनाई जाती है। जैसे स्वेटर बना रही है, स्वेटर एक धागे से, यहाँ पर ये एक ही धागा है, इससे पूरा स्वेटर ये बनाया जा रहा है। अगर इस एक धागे को हम खींच देते हैं तो पूरा स्वेटर एक साथ उधड़ जाता है। इसको हम कहते हैं स्वेटर बुनाई। इसको बुनाई का ये स्पेशल मेथड है, यानी कि एक अलग ही तरीका है। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीनों के द्वारा भी की जाती है। तो दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहेली है, यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? तो नारियल के जो बाहर जो तंतु होते हैं, रेड रेड जो तंतु होते हैं, उनसे कभी बना हुआ कोई वस्त्र देखा है? क्या इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग कर सकते हैं? तो उन तंतुओं से हम कोई वस्त्र बना सकते हैं, या फिर उन तंतुओं को हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर इनका उपयोग किया सके। जैसे हम देखें, जैसे कूलर के साइड में जो खिड़कियाँ होती हैं वहाँ पर जो तंतु इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इस तरीके की चीज़ों के ही तंतु यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नारियल के इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन इसी तरीके की चीज़ें हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो गलने में ज़्यादा समय लें और ज़्यादा दिन तक चलें। अब वस्त्र सामग्री के इतिहास की हम बात करते हैं। जैसे वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? जैसे वस्त्रों के विषय में कुछ प्रमाणों पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो छाल, जो वृक्षों की छाल है वो डायरेक्ट ही यहाँ पर बहुत पुराने समय में डायरेक्ट लोग पहन लेते थे। आजकल भी भील लोग हैं वो वृक्षों की छाल पहन लेते हैं। बड़ी बड़ी पत्तियों या जंतुओं का चर्म
या समूड से अपने शरीर को ढक लेते थे। तो बड़ी बड़ी पत्तियों से भी पहले शरीर को ढक लेते थे जब वस्त्र का निर्माण नहीं हुआ था। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात कढ़ाई और डलियां यानी टोकरी बनाना सीखा। फिर लताओं और जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठन दे करके लंबी लड़ियां बनाई और इनको बुन करके वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। और फ्लेक्स भी एक पादप है, तो यहाँ पर एक पादप है फ्लेक्स, जिससे प्राकृतिक तंतु हमें प्राप्त होता है। और ये फ्लेक्स पादप कहाँ से आया है? ये प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की यहाँ पर खेती की जाती थी। रुई और फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। यानी नील नदी है, उसके जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर रुई की खेती की जाती थी। और एक फ्लेक्स पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु मिलता है, इसकी यहाँ पर आती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विविध वस्त्रों से यहाँ पर डायरेक्ट ही पहन लेते थे लोग। वे शरीर को आच्छादित करने के विभिन्न रंगों का लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े यहाँ पर तैयार किए। जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ तो लोग सिलाई भी सीख गए, और सिलाई करने के साथ में लोग कपड़े बनाना भी सीख गए, कपड़े तैयार करना भी धीरे धीरे लोग सीख गए। और इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों से बहुत सी भिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि आज भी साड़ियाँ, धोती, लुंगियाँ और पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि पगड़ी को हम सिलते नहीं हैं, लुंगी जो पहनते हैं उसको हम सिलते नहीं हैं, साड़ियाँ हैं साड़ियों को हम सिलते नहीं हैं, डायरेक्ट ही हम उपयोग लेते हैं। और धोतियाँ हैं, धोतियों को भी हम आज भी सिलते नहीं हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, जिस प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग भोजन खाया जाता है। जैसे कि साउथ इंडिया जो दक्षिणी भारत है उसमें अलग भोजन खाया जाता है, जो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत है उसमें अलग भोजन खाया जाता है। जैसे हम रेगिस्तान वाले इलाके में रहते हैं, राजस्थान में अलग भोजन खाया जाता है, गुजरात में अलग भोजन खाया जाता है। उसी तरीके से कपड़े भी अलग अलग जगह पर अलग अलग पहने जाते हैं। उसी प्रकार वस्त्र और पहनने की वस्तु होती है। अब बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर कपास गोलक के बारे में बताया गया है। कपास गोलक से क्या है, ओटन के द्वारा हम रेशे मिलते हैं। हमें क्या करते हैं, कपास के गोलों का ओटन करते हैं तो रेशे मिल जाते हैं। रेशों से अगर कताई करते हैं तो हमें तागे मिल जाते हैं। और तागों से वस्त्र हम दो विधियों से बना सकते हैं। कौन कौन सी विधि? एक तो बुनाई विधि है, एक बंधाई विधि है। दो विधियों से यहाँ पर तागे से क्या बना सकते हैं, वस्त्र बना सकते हैं। अब जैसे कुछ प्रमुख वस्त्र शब्द आए हैं, जैसे रुई है, वस्त्र होता है, तो इनके बारे में हमें देख सकते हैं कि पाठ के अंदर इनका अर्थ है वो क्या दिया हुआ है। अब सारांश में हम देखें, जैसे क्या दे रखा है, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों से विविधता होती है, जैसे कि सूती है, रेशमी है, ऊनी है और पॉलिस्टर है। ये अलग अलग वस्त्र सामग्री है। सूती अलग कपड़ा होता है, रेशमी अलग कपड़ा होता है, ऊनी अलग होता है और पॉलिस्टर अलग होता है। वस्त्र किससे बनते हैं? तागों से बनते हैं, जिन्हें हम तंतुओं से बनाते हैं। यानी तागे किससे बनेंगे? तंतुओं से बनाएंगे। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लेषित होते हैं। प्राकृतिक होते हैं जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, डायरेक्ट पादपों से हमें मिलते हैं। संश्लेषित वो होते हैं जो हम रासायनिक से बनाते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर है ये संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु हैं पादपों से हमें प्राप्त होते हैं। और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई। तो ये कताई की परिभाषा है कि तनाते हैं वो कताई कहलाती है। और तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, जिससे वस्त्र बनता है। वो कौन सी हैं? यहाँ पर तागों की दो विधियां हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो बुनाई है और एक बंधाई है, जिसमें भी एक स्पेशल विधि है जिससे हम क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। स्वेटर कैसे बनाते हैं? एकल तागे से स्वेटर हम बनाते हैं।